सेक्शन 3 जो हमें ये नहीं बताता कि थेफ्ट क्या है, मर्डर क्या है, ये किसी ऑफेंस के बारे में नहीं बताता, ना ही उसकी पनिशमेंट के बारे में, बट ये फिर भी एक इम्पोर्टेंट पिलर है क्योंकि ये सेक्शन हर एक क्रिमिनल केस में इस सेक्शन से ये पता चलता है कि कौन कितना लायबल है, क्या ये जॉइंट लायबिलिटी है, इसमें कॉमन इंटेंशन है, ये ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे, जिन क्वेश्चंस के आंसर जानने के बाद ही जो है केस आगे चलता है। तो चलिए इस सेक्शन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सेक्शन 3 ऑफ VNS। इस सेक्शन के 9 सब सेक्शन है। जो सबसे पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। तो अब हमें इसका जानना जरूरी है कि इसमें क्या बात करी गई है। इसमें बताया गया है एप्लीकेशन ऑफ जनरल एक्सेप्शंस। अब जनरल एक्सेप्शंस कहाँ है? अगर हम देखें तो जनरल एक्सेप्शंस हमारे सेक्शन 14 से लेके 44। अब इसमें क्या बोला गया है, मतलब पूरे VNS में, पूरी संहिता में कोई भी डेफिनेशन है किसी ऑफेंस की, या फिर कोई पिनल प्रोविजन है, या फिर इलस्ट्रेशन है किसी डेफिनेशन की या पिनल प्रोविजन की, अगर हमें उसे पढ़ना है तो हमें उसे जनरल एक्सेप्शंस को मद्देनजर रखते हुए पढ़ना पड़ेगा, उसकी लाइट में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस को देखना पड़ेगा। और जनरल एक्सेप्शंस कहाँ दी गई है VNS में? चैप्टर 3 में दी गई है, चैप्टर 3 के सेक्शन 14 से 44। हमें उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा जब हम कोई भी VNS का प्रोविजन पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन। अब बात ये आती है कि जो ये जनरल एक्सेप्शंस है वो रिपीट नहीं करी हुई कि हाँ जी ये क्राइम है इसकी जनरल एक्सेप्शन ये है, ये क्राइम है इसकी जनरल एक्सेप्शन ये है। नहीं, वो ऐसे नहीं किया गया। अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा? पेयर एक्ट बड़ा बल्कि हो जाएगा। तो जब वो बल्कि हो जाएगा ऑब्वियसली फिर उसे यूज करना भी डिफिकल्ट होगा। इसलिए सेक्शन 3 में ये पूरा मैनुअल दिया गया है कि VNS को यूज कैसे करना है। तो उनको जब हम पढ़ते हैं तो हम जनरल एक्सेप्शंस भी उस पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। फिर इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी बच्चे ने जो 6 ईयर ओल्ड है उसने किसी का मोबाइल चुरा लिया। ठीक है, अब ये सीधा थेफ्ट हो गया। अगर देखे जाए आमतौर पे देखे तो ये थेफ्ट हो गया। पर अगर हम इस केस को एक्सेप्शन के साथ पढ़े जो हमें दी गई है सेक्शन 14 से 44, इसमें अगर हम एक एक्सेप्शन देखें जो हमें दी गई है आई थिंक सेक्शन 20, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। जो भी बच्चा 7 ईयर के अंडर कोई क्राइम किया है, कोई ऑफेंस किया है, वो लायबल नहीं होगा। तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा कि उसने कोई ऑफेंस किया है क्योंकि वो अंडर 7 ईयर की एक्सेप्शन में आ। तो उसकी एक एग्जांपल ये दी गई है, ठीक, इलस्ट्रेशन दी गई है। ऐसे ही इसमें दूसरी एक्सेप्शन का इलस्ट्रेशन दिया गया है। उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर है, वो बिना वारंट के जो जी है, कोई जी है, वो एप्रीहेंड कर लेता है, उसे पकड़ लेता है जिसने मर्डर किया है। ठीक, अब ए जो है वो अगर उसको कन्फाइनमेंट करता है वो उसके लिए गिल्टी नहीं होगा बिकॉज वो ऐसा करने के लिए लोगों के द्वारा बाउंड, तो वो भी एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। अब इसमें बोला गया है यूनिफॉर्म यूज ऑफ डिफाइंड एक्सप्रेशंस। अब बोला गया है जो भी प्रोविजन में कोई भी वर्ड जैसे डेफिनेशंस जो भी लिखी है, जो भी उसका मीनिंग दिया गया है थ्रू आउट संहिता पूरे VNS में, उसका वही सेम मीनिंग लिया जाएगा, कंसिस्टेंट मीनिंग लिया जाएगा, यूनिफॉर्म मीनिंग लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डेफिनेशंस दी गई है हमारे सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 क्लोज 33 में दी गई है वॉलंटरली। तो जो वॉलंटरली की डेफिनेशन दी गई है वही पूरी संहिता में यूज होगी पूरे VNS में। कि अब जैसे सपोज करो चाइल्ड की एग्जांपल ही ले लो, अंडर 18 ईयर ओल्ड है, वो चाइल्ड है। ठीक है, 16 ईयर भी चाइल्ड होगा, 15 ईयर भी चाइल्ड होगा। VNS में हर एक प्रोविजन में यहाँ कहीं भी चाइल्ड आएगा तो अंडर 18 ईयर को चाइल्ड ही माना जाएगा। वो कंसिस्टेंटली हर जगह सेम ही डेफिनेशन अप्लाई होगी, उसका सेम ही मीनिंग। नेक्स्ट है सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात करता है पोजेशन। अब पोजेशन में क्या बोला गया है? प्रॉपर्टी है वो किसी पर्सन के स्पाउस के पास है, क्लर्क के पास है या सर्वेंट के पास है, उसके बिहाफ पे। ठीक है, तो वो लीगली ऐसा ही माना जाएगा, ओनर के ही पोजेशन। इसमें इसमें एक्सप्लेनेशन और दी गई है बेयर एक्ट में कि वो पर्सन अगर टेम्परेरी भी हो सकता है, उसका सर्वेंट, क्लर्क, चाहे वो टेम्परेरी हो, तब भी वो
माना जाता है कि अगर उसके पोजेशन में कोई चीज दी गई है ऑनर के बिहाफ पे, तो वो माना जाएगा कि वो जो पोजेशन है वह ओनर का ही पोजेशन है। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि जैसे सपोज करो कि कोई शॉपकीपर है, उसने कैशियर रखा है। अब कैशियर क्या है, वो जॉब कर रहा है और कैश इकट्ठा हो रहा है। अब जो वो कैश इकट्ठा हुआ उसके पास, ठीक है, उसकी टिल में, अब वो उसका कैश नहीं हो जाएगा कैशियर, वो कैश किसको बिलोंग करेगा, ऑनर को ऑब्वियसली। और बाई चांस उस कैश की चोरी हो जाती है तो विक्टिम कौन होगा, ऑनर, जो भी शॉपकीपर है जिसकी भी शॉप। तो ये सेक्शन हमें ये चीज क्लियर करता है पोजेशन के बाद। नेक्स्ट है सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 इलीगल ओमिशन। कहते हैं कि जो एक्ट है, ठीक है, जो एक्ट है दैट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। अब इलीगल ओमिशन क्या होता है कि लॉ के अंडर कुछ एक ड्यूटीज होती हैं जो हमें करनी है, ठीक है, वो काम हमें करने चाहिए, और अगर वो काम ना करें तो वो इलीगल ओमिशन। तो सिंपल ओमिशन जो है उसके ना करने पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका एग्जांपल ले लो। अगर सपोज करो मेरे घर में कोई भिखारी आता है, वो फूड मांगता है या फिर पैसे मांगता है, ठीक है, तो अगर मैं गेट नहीं खोलती या मैं नहीं देती तो मैंने ओमिशन किया, ठीक है, ओमिशन किया, इसके लिए मैं लायबल नहीं, मुझे कोई पनिशमेंट नहीं होगी। पर अगर इलीगल ओमिशन कर रहे हैं हम ऑफेंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक डॉक्टर है, उसकी ड्यूटी है अपने पेशेंट को देखना, उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करना। अब इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है और डॉक्टर को पता है कि इसकी इमरजेंसी में ऑपरेशन होना जरूरी है, अगर नहीं किया तो ये मर जाएगा, ठीक है, पर डॉक्टर क्या करता है, वो मना कर देता है, वो कहता है मैंने नहीं करना। दैट इज इलीगल ओमिशन, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी कि उसे करना था और उसने मना कर दिया तो उसने इलीगल ओमिशन, और वो क्रिमिनल एक्ट। नेक्स्ट है सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। ये बात करता है कॉमन इंटेंशन की। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे LLB है चाहे जुडिशरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉमन इंटेंशन को जानने के लिए हमें पता होने चाहिए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट क्या है। तो कॉमन इंटेंशन में क्या देखा जाता है, कॉमन इंटेंशन में ये देखा जाता है कि उसमें सेवरल पर्सन है पहले तो, ठीक है, सेवरल पर्सन मीन एक या एक से ज्यादा पर्सन है, मीटिंग ऑफ माइंड्स है, ठीक है, उनकी आपस में एक उनका कॉमन इंटेंशन है, मीटिंग ऑफ माइंड्स है, उन्होंने एक प्लान बना रखा है, ठीक है, वो सपोज करो किसी का मर्डर करना चाहते हैं, वो उनका कॉमन इंटेंशन हो गया, ठीक है। और इसके अलावा वो एक क्रिमिनल एक्ट करने का सोच रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि मर्डर करने का सोच रहे हैं, और एक्टिव पार्टिसिपेशन, उन सब की पार्टिसिपेशन होएगी उसमें, किस चीज के लिए, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। तो कॉमन इंटेंशन का ये मतलब नहीं है कि सबने एक ही एक्ट करना है, उस कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने काम को करने के लिए सारे अपना अपना सहयोग देते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि कॉमन इंटेंशन इज नॉट इक्वल टू सेम है, एक्ट अलग अलग हो सकते हैं। तो अब हमें ये पता चलता है कि जो कॉमन इंटेंशन है, ठीक है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 3(5) जो जॉइंट लायबिलिटी की बात करता है, इस प्रिंसिपल को ले डाउन करता है, तो ये बताता है कि ये नहीं मैटर करता कि किसी का जब इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन हो रही है उसमें किसी का योगदान बड़ा छोटा है बहुत बड़ा है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है मीटिंग्स ऑफ माइंड है, उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन है उस चीज में, और कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे A-B-C ने आपस में प्लान किया कि वो Z का मर्डर करेंगे, ठीक है। अब Z का मर्डर करने के लिए A ने क्या किया, वो Z को उसने शूट कर दिया, मर्डर कर दिया। B ने क्या किया, वो डोर के पास खड़ा रहा कि कोई आए ना अंदर, है ना, तो ताकि वो A जो है वो Z को मार सके। तो C जो है वो कार में बैठा रहा कि जब ये सारा काम करके आ जाए मैं जल्दी से A और B को लेके कार लेके जल्दी से हम सीन से भाग जाएं, ठीक है। तो अब ये नहीं देखा जाएगा कि किसका काम छोटा या बड़ा था, उनका कॉमन इंटेंशन था, उन्होंने कॉमन इंटेंशन करके जो है Z का मर्डर किया, और वो तीनों इक्वली लायबल होंगे। तो वो कैसे लायबल होंगे, वो लायबल होंगे अंडर सेक्शन 101। A भी लायबल होगा सेक्शन 101, ठीक है, दैट विल बी रेड विद सेक्शन 3(5).
ठीक है। बी भी लायबल होगा सेक्शन 101 रेड विद सेक्शन 3(5). सी भी 101 के लिए लायबल होगा, सेक्शन 101 विल बी रेड विद सेक्शन 3(5). तो ऐसे वो लायबल। तो जब ये सारे पर्सन जो उनका कॉमन इंटेंशन है उसको अंजाम दे रहे हैं, मिलके आगे उसको प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, उसका एडवांसमेंट कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में अब ये देखा जाएगा कि क्या कि कोई जो पर्सन वहां पे प्रेजेंट नहीं है सीन पे पर वो वैसे इन्वॉल्व है, क्या वो लायबल होगा? क्या सीन पे प्रेजेंट होना जरूरी है मौके पे जहाँ पे वो सारा एक्ट हो रहा है, क्रिमिनल एक्ट हो रहा है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन? इसके दौरान अगर कोई सपोज करो बाहर से फोन कर रहा है, वो दूसरी सिटी में बैठा है, बॉम्बे में बैठ के दिल्ली में वो गाइड कर रहा है, ऐसे कर वैसे कर, वो यहाँ पे इतने बजे आता है ना, ऐसे चाहिए, ये वेपन लेके चाहिए, ऐसे करियो, तो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो पर्सन भी उतना ही लायबल माना जाएगा जितना कि जिस पर्सन ने मर्डर किया है, उतना ही उसको भी, उसकी भी लायबिलिटी होगी, वो भी इक्वली लायबल होगा और उसको भी मर्डर के लिए पनिशमेंट दी जाएगी। और कहने का मतलब ये मैटर नहीं करता कि वो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। और दूसरी बात, मेयर फिजिकल प्रेजेंस आल्सो डजंट कॉन्स्टिट्यूट कि उन्होंने इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन काम किया है, ठीक है। हो सकता है कि कोई पर्सन वहां पे अचानक आ गया, ठीक, तो अचानक आ गया और उसने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो ये मतलब नहीं हो गया कि वो पर्सन भी उनके साथ मिला हुआ है, ही इज आल्सो एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ऐसा नहीं। अब बात आती है कि क्या ये कॉमन इंटेंशन जो है ये ऑन सपोर्ट बन सकता है? कहते हैं बिल्कुल बन सकता है। अब एग्जांपल के तौर पे ले लो कि कोई एक बहुत बड़ी शॉप है, उसमें ना दो फ्रेंड्स सोचते हैं कि आज ना हम इधर चोरी करेंगे, ठीक है, वो वहां पे चोरी करने जाते हैं, तो उनका फ्रेंड ना सी आ जाता है, उसको पता है कि ये दोनों ना बहुत ऐसे ही है, बदमाश टाइप, ये ऐसे काम ही करते हैं, तो वो सोचता है कि तुम लोग क्या करने जा रहे हो? वो कहता है कि हम तो चोरी करने का प्लान बना रहे हैं। वो कहता है चलो मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ, वो भी चला जाता है, तो ऑन द स्पॉट वो भी चला गया और वो भी उस चीज में शामिल हो गया। अब जिस सजा के लिए ए लायबल होगा उसी के लिए बी होगा, उसी के लिए सी होगा, ठीक है, तीनों ही चोरी की सजा के लिए लायबल हो जाएंगे। तो ऐसे कि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में ये देखा जाता है कि उसमें सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मीटिंग ऑफ माइंड्स है सबकी, और ऑन द स्पॉट भी हो सकती है, ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं। इसके अलावा फिर इसको जो है प्रूव करना पड़ता है, जो कॉमन इंटेंशन है इसको प्रूव करना पड़ता है, अजम्पशन के बेसिस पे नहीं चलता कि हाँ वहां पे कोई था तो उसको अज्यूम कर लिया कि ये कॉमन इंटेंशन था। इट वोंट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन, इसे प्रूव करना पड़ता है कि यस देयर वाज अ कॉमन इंटेंशन। तो अब फिर कॉमन इंटेंशन को प्रूव किया कैसे जा सकता है? इसको प्रूव किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस, कि जो भी मौके पे फैक्ट्स है, जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, उनके बेसिस पे कॉमन इंटेंशन को प्रूव किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इकट्ठे निकले गाड़ी से, इकट्ठे गए उसके पास, ठीक है, इन्होंने इकट्ठे अटैक किया, तो वो चीजें ना शो कर रही हैं, फैक्ट शो कर रहे हैं, सर्कमस्टांसेस शो कर रहे हैं कि उनका कॉमन इंटेंशन। अब सेकंड हो सकता है डायरेक्ट एविडेंस, या फिर कोई डायरेक्ट एविडेंस दे कि हाँ जी इनका कॉमन इंटेंशन था। फॉर एग्जांपल जैसे कोई विटनेस है, तो इन चीजों से प्रूव हो जाता है कि उनका शेयर्ड और कॉमन इंटेंशन। अब हम नेक्स्ट सबसेक्शन पे चलते हैं, सेक्शन 3 सबसेक्शन 6। ये बात करता है सिमिलर इंटेंशन की। कि सिमिलर इंटेंशन जब कोई, जो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मीन सेवरल पीपल, किसी क्रिमिनल एक्ट के लिए कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं वो, ठीक है, उनका इंटेंशन सिमिलर है पर कॉमन नहीं है, क्योंकि उनकी कोई भी मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, ठीक है, तो उनका एक सिमिलर इंटेंशन है। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 कहता है कि अगर कोई भी उस क्रिमिनल एक्ट में पार्टिसिपेट करता है, उसे ज्वाइन करता है, तो उसे जो है पनिशमेंट दी जाएगी, उसी मैनर में दी जाएगी जिस नॉलेज और इंटेंशन से वो
उस जो है एक्ट में ज्वाइन। तो अब इसे इलस्ट्रेशन से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई कार एक्सीडेंट हो गया। अब कोई बुजुर्ग इंसान जा रहा था, कार वाला आया, वो अचानक से आगे आ गए और उसका एक्सीडेंट हो गया। अब कुछ आस पास के लोग थे, उन्होंने देखा कि ये एक्सीडेंट हो गया, वो सारे इकट्ठे होके आ गए। अब उन्होंने आपस में डिस्कस नहीं किया कि हमने इसके साथ क्या करना है, ड्राइवर के साथ। उनका कोई कॉमन इंटेंशन नहीं था। वो लोग इकट्ठे गए और ड्राइवर को किसी ने निकाला, किसी ने उसको थप्पड़ मारे, किसी ने उसको गुस्से मारे, कोई उसको किसी ने गाली दी, कुछ ना कुछ कर रहे थे सारे मिलके। अब जब ये सारे लोग मिलके उस ड्राइवर को पढ़े, अब इनका सिमिलर इंटेंशन था पर कॉमन इंटेंशन नहीं था, बिकॉज देयर वाजंट एनी मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो कि ये सिमिलर इंटेंशन है। ठीक है, इसमें कोई भी शेयर्ड और कॉमन इंटेंशन नहीं है। ठीक, सबका अपना अपना जो है एक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग सबको जो है पनिशमेंट दी जाएगी। सपोज करो ABC 3 गर्लफ्रेंड्स हैं और उनका बॉयफ्रेंड है D। ठीक है, D जो है इन तीनों को धोखा दे रहा है और वो बड़ी दुखी है उससे। अब उनको पता चल गया कि D ना अपने घर आया हुआ है और वो तीनों अलग अलग सिटी में रहती हैं और वो ना वहां पे आती हैं। जो A है वो सोचती है कि मैं तो इसे मार ही डालूंगी, B सोचती है मैं तो इसकी टांगे तोड़ूंगी, C सोचती है मैं तो इसके खूब थप्पड़ लगाऊंगी कि इसने ऐसा किया है। अब क्या होता है, वो तीनों आती हैं। A जो है वो उसे नाइफ से मारने की कोशिश करती है, B क्या है कि डंडा उठाती है उसकी टांगों पे मारती है, और जो C है उसके मुंह पे थप्पड़ लगाई जा रही है। अब क्या होगा, उन तीनों का जो अपना अपना एक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उनको जो है पनिशमेंट होगी। अब जिसने चाकू मारने की कोशिश की उसने अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश करी, क्योंकि उसके पास वेपन है, उससे प्रूव हो रहा है कि उसकी वो इंटेंशन थी। ठीक, और एक ने टांगे तोड़ने की कोशिश की, एक ने थप्पड़ ही मारे। तो जिसका जितना जितना एक्ट होगा अपने अपने इंडिविजुअल एक्ट के लिए उनको पुनिश किया जाएगा, ना कि एक कॉमन इंटेंशन के लिए, क्योंकि इसमें कॉमन इंटेंशन था ही नहीं। तो इसमें सिमिलर इंटेंशन था क्योंकि वो तीनों उस अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेना चाहती थी, पर उनका बदला लेने का तरीका अलग अलग। तो वो जो अलग अलग उन्होंने एक्ट किया उसी के लिए उनको पनिश किया जा सकता है। अब इसका सिनेरियो चेंज भी हो सकता है। अब सपोज करो कि वो तीनों आई, ठीक है, D के घर में, पर जैसे ही वो उतरी वो बाहर तीनों मिलती हैं एक दूसरे से, फिर वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होती है, तू आप कौन आप कौन, फिर वो बताती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ ABC। तो फिर तीनों आपस में मिलती कहते हैं हाँ हाँ इसने तो मुझे भी बड़ा धोखा दिया है, इसने ऐसे किया वैसे किया। अब वो तीनों जो है प्लान बनाती हैं, वो सोचती है ना आज ना हम इसको मार ही डालेंगे। अब क्या हो गया, अब उनका जो है मीटिंग ऑफ माइंड हो गया, तो वो क्या हो गया, अब कॉमन इंटेंशन हो गया। अब उनका एक्ट जो है सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 में फॉल नहीं करेगा, वो करेगा सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस भी समझ आ गया, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 7। तो इसमें बड़ा क्लियरली बताया है कि अगर किसी ने एक्ट किया है पार्टली एक्ट और पार्टली ओमिशन, ओमिशन कैसा, इलीगल ओमिशन, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो एक ऑफेंस के इक्विवेलेंट होगा, वो ऑफेंस माना जाए। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इलस्ट्रेशन दी गई है कि A जो है वो Z को मारना चाहता है, तो वो पहले क्या करता है, इंटेंशनली उसको फूड देना बंद कर देता है, इलीगल ओमिशन करता है, फिर उसको क्या उसकी पिटाई भी करता है, पार्टली एक्ट भी करता है। ठीक है, अब जब ये दोनों कंबाइन हुए तो क्या बना, ऑफेंस बना। ऐसा करने से क्या हुआ, Z मर गया, उसका मर्डर हो गया। तो A किस चीज के लिए लायबल होगा, मर्डर के लिए लायबल। क्यों, क्योंकि उसने ऑफेंस किया। और हम मानते हैं कि अगर कोई एक्ट करे या ओमिशन करे, दोनों करे, वो एक ऑफेंस के इक्विवेलेंट है। एक्ट आल्सो इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि उसने पार्टली एक्ट किया, पार्टली ओमिशन किया, इज इक्वल टू एन ऑफेंस। उसने ऑफेंस कर दिया, और ऑफेंस क्या कर रहा है, उसने उसका मर्डर कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब उसने उसको खाना देना बंद किया, क्या वो खाना बंद करने से मरा, या फिर जब उसने पार्टली एक्ट किया उसकी पिटाई करी कि या फिर वो पिटाई करने से मरा।
अब लॉ में क्या देखा जाता है, इन दोनों चीजों को, एक्ट और ओमिशन को सिनोनिमसली लिया जाता है। ठीक है, इसको एक जैसा देखा जाता है, कुछ ना करना भी और कुछ करना। तो इलीगल ओमिशन प्लस एक्ट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। तो इस तरह से ये क्या हुआ कि अगर उसने खाना नहीं दिया और उसकी पिटाई की तो वो क्या बन गया, एक जो कलेक्टिवली एक ऑफेंस बन गया और वो लायबल होगा मर्डर के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 3 सबसेक्शन 8, दैट इज कॉपरेशन इन क्राइम। ये बताता है कि अगर कोई क्राइम डिफरेंट पार्ट्स में होता है और हर पार्ट किसी और ने किया है विद इंटेंशन टू कॉपरेट, तो सभी उस ऑफेंस के लिए लायबल हो। जैसे हम एग्जांपल ले लें कि ए और बी जो है वो जी कोई कैदी है उसे मारना चाहते हैं। उन्होंने सोचा है कि हम ना उसको पॉइजन करते हैं। तो थोड़े दिन जब ए की शिफ्ट होती है वो उसे पॉइजन करता है, जब बी की शिफ्ट होती है तब बी पॉइजन करता है। तो उसे थोड़ी थोड़ी डोज देते रहते हैं। ए मान लो मंडे को देता है, बी मान लो वेडनेसडे को देता है, तो उसे पॉइजन दे रहे थे थोड़ा थोड़ा। तो क्या हुआ, एक दिन वो मर गया, जी मर गया। अब क्या होगा, इस सिनेरियो में उन दोनों ने मल्टीपल सेपरेट एक्ट्स किए, ठीक है, मल्टीपल एक्ट्स किए और फिर उसकी आउटकम क्या हुई, वो पर्सन मर गया, ऑफेंस हुआ। तो वो दोनों जो है इक्वली लायबल होंगे क्योंकि उसमें इंटेंशन टू कॉपरेशन था। तो इसलिए वो दोनों एग्री हुए थे वो पॉइजन देने के लिए, इसलिए वो क्या होगा, वो लायबल होंगे, दोनों ही मर्डर के लिए लायबल होंगे। अब हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरी एग्जांपल में क्या है, ए और बी जो है वो एग्री करते हैं कि उन्होंने किसी को मारना है, उनकी अलग अलग शिफ्ट है। अब क्या करता है कि ए जो है उसको फूड नहीं देता, ठीक है, कि उसे मारने के इरादे से, ठीक है। और जब बी की शिफ्ट, जब ए की शिफ्ट होती है, ए उसे फूड नहीं देता जी को, क्योंकि वो दोनों एग्री करते हैं कॉपरेट करने, दोनों एग्री होते हैं इंटेंशनली और एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं कि हमने कैसे जी को मारना है। तो जब ए की शिफ्ट होती है तो वो उसे फूड नहीं देता, जब बी की शिफ्ट होती है वो उसे फूड नहीं देता। अब जब ऐसे करते हैं तो आउटकम क्या होती है कि जी जो है वो मर जाता है हंगर से। अब जब वो हंगर से मर गया तो इट मीन्स अब इस सिनेरियो में क्या होगा, वो दोनों ही लायबल होंगे, किसके लिए, मर्डर के लिए, जी की, क्योंकि उन्होंने इंटेंशनली कॉपरेट किया उस चीज को पूरा करने के लिए। तो उनकी लायबिलिटी भी जो क्या होगी कि वो इक्वली गिल्टी होंगे। अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी जो है वो दो जेलर हैं, जी जो है वहां पे कोई कैदी है। अब ए जो है जी को फूड नहीं दे रहा, वो चाहता है कि ये मर जाए। तो अथॉरिटीज को पता चल जाता है, इसलिए वो ए को वहां से निकाल देते हैं और डिसमिस कर देते हैं। अब वहां पे दूसरा पर्सन आ जाता है बी। अब बी क्या करता है, उसका ए के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उनका कोई कॉमन इंटेंशन नहीं है, कोई आपस में कॉपरेशन की बात नहीं है, पर बी खुद से ही, उसे भी जो है जी अच्छा नहीं लगता, उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है, वो भी उसे मारना चाहता है। तो वो भी क्या करता है, उसे फूड नहीं देता। अब जब उसे वो फूड नहीं दे रहा तो अब क्या हुआ कि ऐसा करने से वो मर गया। तो अब इस सिनेरियो में क्या हुआ, अब इस सिनेरियो में वहां पे कॉपरेशन नहीं हुआ, वहां पे कोई कॉपरेशन नहीं था। तो इस सिनेरियो में एक तरह से ये सिमिलर इंटेंशन की तरह आ गया। तो इसमें क्या होगा, वो दोनों अपने अपने जो उन्होंने काम किए हैं, अपने अपने जो एक्ट किए हैं उसके लिए लायबल होंगे। जैसे ए ने उसको मारने की कोशिश की पर नहीं मरा तो उसका अटेम्प्ट टू मर्डर आ गया, और जब बी ने उसको हंगरी रखना शुरू किया, फूड नहीं दिया, तो उसने मर्डर किया, तो वो मर्डर के लिए लायक। क्योंकि यहाँ पे कोई कॉपरेशन नहीं है इसलिए सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 नहीं लगे। इसमें क्लियरली बोला गया है कि एक ऑफेंस कमिट कैसे होगा, बाय सेवरल एक्ट्स, कि बहुत सारे मल्टीपल एक्ट से कि कब माना जाएगा कि ऑफेंस कमिट हुआ है, अगर उसमें इंटेंशनली कॉपरेशन किया जाए इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, या तो
बाय डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्ट, खुद एक पर्सन करे सिंगली या फिर जॉइंटली, ठीक है। जब ऐसा करते हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ मिलके तो हम बोलेंगे उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है। तो अगर देखा जाए जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 है, 3 सबसेक्शन 6 है, 3 सबसेक्शन 8 है, तो ये था हमारा कॉमन इंटेंशन, ये था हमारा सिमिलर इंटेंशन, और ये बात कर रहा है कोऑपरेशन की, ठीक है। तो कोऑपरेशन की बात कर रहा है और ये कॉमन इंटेंशन की बात कर रहा है। अब अगर हमने जानना है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है तो क्या जानेंगे। जब कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं वहां पे हम बोलेंगे एक कॉमन इंटेंशन है, ठीक है, शेयर्ड प्लान है उन लोगों का। कॉमन इंटेंशन के साथ एक शेयर्ड प्लान है, फिर मीटिंग ऑफ माइंड्स है ना, ये सारी बातें करी थी हमने। इस सिनेरियो में क्या होगा, वो सारे लोग लायबल होंगे जो इसमें इकट्ठे हैं, जो जिन्होंने प्लान बनाया है, चाहे उनका रोल छोटा है बड़ा है। जब भी उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्ट किया तो वो सारे जो है इक्वली लायबल होंगे, ठीक है। अगर मर्डर होता है, चाहे दूसरा पर्सन खड़ के डोर पे देख ही रहा था कि कोई अंदर ना आए, वो भी मर्डर के लिए लायबल होगा, जिसने किया वो भी। तो कॉमन इंटेंशन की ये बात आ गई, ठीक। फिर आ जाता है सिमिलर इंटेंशन, सेक्शन 3 सबसेक्शन 6। अब सिमिलर इंटेंशन में क्या होता है, कोई भी मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होती आपस में उनकी, और अलग अलग जो लोग हैं उनकी आपस में कोई शेयर्ड प्लान नहीं होता। वो अपने अपने इंटेंशन अपनी अपनी नॉलेज से आते हैं, ठीक है, और उस नॉलेज और उस इंटेंशन के हिसाब से अपना अपना एक्ट करते हैं। तो वो उसके हिसाब से ही इंडिविजुअली जो है अपने अपने एक्ट के लिए लायबल होंगे, ठीक है। फिर सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 बात करता है कोऑपरेशन इन एक्ट्स। ये कोऑपरेशन की बात करता है, ठीक है, कि कोऑपरेशन इन एक्ट्स। तो कोऑपरेशन इन क्राइम में कि मल्टी पार्ट्स में एक्ट करना। अब हमने इसके बारे में जान लिया, तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 में क्या है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो कि ए जो है वो बी को फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट बना के देता है लोन लेने के लिए बैंक से। अब वो एक हाउस के पेपर्स बना के देता है जो उसके हाउस है भी नहीं, ठीक है। अब ए क्या करता है, उन पेपर्स को यूज करके बी बैंक से लोन ले लेता है, ठीक। अब उसने लोन ले लिया, उसने फ्रॉडुलेंट लोन लिया। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, जो ए है उसने एक पार्ट किया ना इन ऑर्डर टू कि ये बी जो है वो लोन ले सके, ठीक है। तो उसने कॉपरेट किया, इंटेंशनल कॉपरेशन किया बी के साथ, ठीक है। उसने जब ये डॉक्यूमेंट बनाए उसने 1 पार्ट कंप्लीट किया, ठीक है, और बी ने जो है फ्रॉडुलेंट लोन ले लिया। तो ये क्या हुआ, इंटेंशनल कॉपरेशन। और इस सिनेरियो में ए को कोई भी चाहे उसमें बेनिफिट मिला नहीं मिला, पर अगर ए को नॉलेज थी बी ने बैंक से फ्रॉडुलेंट लोन लेना है इसलिए डॉक्यूमेंट बनाए, तो दोनों की लायबिलिटी जो है वो सेम होगी, ठीक है। और अगर ए को नॉलेज नहीं थी कि बी ने लोन लेना है तो दोनों की लायबिलिटी अपने अपने एक्ट के लिए होगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 9। अब इसकी एक एग्जांपल ली जा सकती है। फॉर एग्जांपल कि ए और बी हैं, ठीक है, वो जी को मार रहे हैं। ए और बी ने जी को मारा और जो ए है उसको ना जी ने बड़ी ज्यादा प्रोवोकेट किया। उसने इतना प्रोवोकेट कर दिया, उसकी बहन के बारे में पूरा बोला, इतना कुछ बोला कि वो गुस्से में आ गया और गुस्से में आके वो जी को पीटने लग गया, मारने लग गया। उसके हाथ में जो आ रहा था मार रहा था। और जो बी है उसकी दुश्मनी थी जी के साथ। अब उसने सोचा क्यों ना, अब ये मार तो रहा है चीजे, मैं इसके हाथ में नाइफ दे देता हूँ। वो उसके हाथ में नाइफ दे देता है ए के हाथ में। अब ए जो है
मर्डर कर देता है जी का। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि उसने ए ने जो है तब उसको मारना शुरू किया जब जी ने उसे प्रोवोक किया, और जबकि उसका इंटेंशन नहीं था मारने को, पर बी ने इंटेंशनली वो उसे मारना चाहता था जी, इसलिए उसके हाथ में नाइफ दिया। तो इस सिनेरियो में जो है बी को सजा मिलेगी मर्डर के लिए, ना कि ए को, चाहे उसने उसे फिजिकली मारा। तो ए किसके अंडर आ जाएगा, कल्पेबल होमोसाइड के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 3।